हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आयुष और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब पढ़ेंगे। जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ये वाले में हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए, सबसे पहले क्या होता है जीएएपी। जीएएपी क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम किसे बोलते हैं? इसके अंदर क्या होता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए, उसे हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें हैं ये गाइडलाइंस भी कहलाती है। गाइडलाइंस मतलब जीएएपी गैप है, तो जी से आप ये ध्यान रखिएगा कि इसे हम गाइडलाइंस भी बोलते हैं। गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थे अपने? हमेशा अपन ने देखा है कि वो जो लास्ट में जो साल के एंड में हम बनाते हैं, एक तो P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो ये गाइडलाइंस है जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किस तरीके से करने हैं, उसमें कौन कौन से आइटम आएंगे, कौन से आइटम लेफ्ट साइड में आएंगे, कोई राइट साइड में कौन से आएंगे। इसे हम क्या बोल रहे हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं। ठीक है, और जो एंट्रियां करते हैं वो हम किस बेसिस पे करते हैं? इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हुए हमें अकाउंटिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो देखिए क्या लिखा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर कॉमनली नोन एज जीएएपी गैप्स। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये जो टर्म्स है अभी अपन इसको ढंग से समझेंगे। प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, आईसीएआई हैज इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब किसी ना किसी अथॉरिटी को ये जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं, तो अपने इंडिया से जो अकाउंटिंग करते हैं वो कौन है? सबसे बड़े जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो डिग्री देते हैं वो कौन सा इंस्टीट्यूट होता है? आईसीएआई होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो आईसीएआई है ये अपने लिए जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो बनाते हैं। आपको भी पता होगा कि अगर अभी हमें कभी इनकम टैक्स वगैरह भरना होता है, कुछ करना होता है, तो हम किनके पास जाते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाते हैं। तो वही है जो अकाउंट्स के अंदर हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं वो लोग होते हैं। तो इसलिए हम ये जो जीएएपी गैप्स है ये लोग वही तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे हैं फर्म्स के बारे में, पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है जिसमें सिंगल ओनर होता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कौन करता है? आईसीएआई जो होती है वो हमारे लिए जो फर्म्स होती है उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स तैयार करती है। और अगर मान लीजिए जैसे कंपनीज वाले जो केस होता है उसके अंदर कौन करता है? कंपनीज वाले में भी आईसीएआई करती है। आईसीएआई कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स भेजती है कि भाई अभी आपके इसमें इस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कंपनीज एक्ट में, तो आप इसमें ये चेंजेस कर दो, वो चेंजेस कर दो। फिर ठीक है, वो वहां पे उनकी कमेटी बैठती है। आईसीएआई रिकमेंड करते हैं कि आपको ये चेंजेस करने हैं। यहाँ पे ये जो कमेटी बैठती है वो कमेटी इसको बोलती है, बोले ठीक है आपने एकदम सही चीजें बोली है, हम ये चीजें इसमें अमेंड कर देते हैं। तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अमेंडमेंट कर देते हैं और वो फिर वापस कंपनीज पे एप्लीकेबल हो जाता है। कंपनीज कौन? अपनी तो जो नॉर्मल जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो है फर्म्स, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। और कंपनीज कौन सी होती है? कंपनीज जब और बड़े स्केल पे काम होता है तो बेटा कंपनीज आती है, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उस तरीके से आती है। तो कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट चलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? दीज आर द जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। ये एआईसीपीए ने डेफिनेशन दी है। एआईसीपीए अपन ने पहले भी पढ़ी थी, अकाउंटेंसी की डेफिनेशन भी अपन ने उनकी पढ़ी थी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन एआईसीपीए ने दी है। थोड़ी सी टफ है लेकिन अभी हम इसको समझते हैं। देखिए, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स एक तरीके से जनरल गाइडलाइंस होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मतलब जितने भारी टर्म्स होते हैं वो सब इसी में ही होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, रूल्स हो गया, इसकी जो गाइडलाइंस होती है एक तरीके से गाइड टू एक्शन प्रोवाइड करती है, तो ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कहलाती है। जनरली इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में एक बार फर्क समझ लेते हैं। प्रिंसिपल्स में देखिए ये रहा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। Accounting principles are the rules adopted by accountants universally while recording accounting transactions.
अब ये क्या होता है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है ये वर्ल्ड ओवर जनरली एक जैसे चलते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे अगर इंडिया में भी अगर हम बात करें तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे हिसाब से प्रॉपर चलेंगे, हर कंपनी उसी सेम चीज को फॉलो करेगी, हर फर्म उसी सेम चीज को फॉलो करेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी कोई जो अकाउंटेंट है, अगर वो उसके पास में हम जाते हैं और उसको बोलते हैं, बोले कि साहब ये हमारी पी एंड एल है, ये पड़ोसी की पी एंड एल, ये उस फर्म की पी एंड एल, तो वो कंपेयर कैसे करेगा? हर बार वो अकाउंटिंग तो प्रॉपर करने देख नहीं सकते, तो उसमें वो पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट चेक करते हैं। अगर उसमें फर्क रहा कि भाई तरीका ही अलग है, कोई और तरीके में ऐड कर रहा है, कोई और तरीके से ऐड कर रहा है किसी चीज में, तो वो चीजें कंपेरेबल नहीं रहेगी अपने लिए, तो इसलिए वो हमेशा सेम चलती है। ठीक है, अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को समझिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होता है? एक तरीके से ऐसे अजम्पशंस होते हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि ये हमें अजम्पशंस ध्यान में रख के ही अकाउंटिंग को करना है। तो मेनली हमने तीन कंसेप्ट जो हैं वो हमने देखे कि जो तीन बेसिक अजम्पशंस हैं वो कभी चेंज नहीं होते, वो आगे हम पढ़ेंगे अभी। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? इसमें हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि हम इसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, जिस तरीके की हमारी कंपनी है, जिस तरीके की हमारी फर्म है, हम हमारे हिसाब से इसे थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा चांसेस नहीं है कि हम इसे चेंज कर पाए। ठीक है, वो हमें रूल्स रेगुलेशंस आईसीएआई ने बता रखे हैं कि ये जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये हैं, आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। इसमें हो सकता है कि जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन हम लोग लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन लगाना तो है, लेकिन किस तरीके से, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं इसमें। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, अभी हम आगे वो सब भी पढ़ेंगे। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम एसएलएम चेक कर सकते हैं कि भाई हम इसमें इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, या फिर हम डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हम अभी आगे इसे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये चीजें ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर दो चीजें आती है, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आता है, एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस आते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अंदर कोई भी तरीके से हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये तो होता है फिक्स्ड। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, अजम्पशन होता है, ये अजम्पशन करके चल रहे हैं कि हम जो अकाउंटिंग करेंगे इसमें ये चीजें तो हम ध्यान में रखेंगे। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो होते हैं वो हमारे लिए थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर हम थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट देखिए मैंने क्या लिखा है, these are the basic assumptions within which accounting operates। ये बेसिक assumptions होते हैं, ये वर्ड आप ध्यान रखना, ये बेसिक assumption होता है। ठीक है, और दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स बेस्ड ऑन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। देखिए यही लिखा हुआ है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स, तो ये अकाउंटिंग रूल्स हो गए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स। अब आते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। दीज आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हम जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हमने बोला कि नहीं सर हमें ये वाली चीज में प्रॉब्लम आ रही है, हमें लग रहा है कि डेप्रिसिएशन इस तरीके से हम गलत लगा रहे हैं, और भी कोई तरीका निकालना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन तो लग रहा है, लेकिन मेथड अलग अलग हो सकते हैं, उसमें वो भी प्रिस्क्राइब मेथड होते हैं, हमें वही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई मेथड भी यूज नहीं कर सकते। तो ये चीजें डेली आउटकम के हिसाब से निकल के आएगी। जैसे जैसे लोग अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करने लगे, अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करने लगे, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने लगे, तो उन्हें लगा कि ये चीज गलती है, तो हम इसको सुधार सकते हैं। तो इन्होंने आगे रिकमेंड किया, इन्होंने फिर आगे जब आईसीआई के पास चीजें गई, तो उन लोगों ने अलग अलग हमें मेथड्स दिए कि हाँ आप इस तरीके से कर लीजिए, इसे आप इस तरीके से कर लीजिए। तो इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, कन्वेंशंस में अंडरगो अ चेंज विद टाइम टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। में अंडरगो अ चेंज, देखिए मैंने कहा था ना ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। देखिए ये तो कंसेप्ट जो होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, एकदम रिजिड, हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। और ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपने हिसाब से का मतलब ये है कि जो हमें ऑप्शंस अवेलेबल है उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस भी फिक्स्ड है, लेकिन उसमें हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं चीजें। ठीक है, जैसे तरीके से अब मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन किस किस तरीके से लग सकता है। डेप्रिसिएशन अपन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग डब्ल्यूडीवी मेथड के हिसाब से लगा सकते हैं। इन दोनों में से चॉइस रहती है कि आप ये कर लो या ये कर लो, लेकिन जो भी एक बार फॉलो कर लिया, हमें वो वाले चीज को उसी में ही फॉलो करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी हमने एक साल एसएलएम लगा लिया, अगले साल हम डब्ल्यूडीवी पे चले गए, इस तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब फीचर्स क्या होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ऑब्वियस सी बात है, ये इंसानों ने बनाया, भगवान ने तो बना के भेजा नहीं, अकाउंटेंसी भी इंसान ही कर रहा है, तो ये मैन मेड है, हमने ह्यूमंस नहीं बनाया है। तो दीज आर रिकमेंडेड फॉर यूज बाय ऑल एंटरप्राइज टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब ये जो है हर जगह अप्लाई करने हैं, मतलब हर फर्म में इसी तरीके से अप्लाई होंगे जिससे एक यूनिफॉर्मिटी बन जाए और एक अंडरस्टैंडेबिलिटी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये कि अगर हमें आपस में कंपेयर करना है तो कम से कम हम कंपेयर कर पाए, हमें कोई एक्सटर्नल फर्म के साथ कंपेयर करना है तो हम वो भी कर पाए। हमने याद है शुरू के वीडियोस में पढ़ा था कि हम लोग कंपेयर किस तरीके से करते हैं, इंटर फर्म करते हैं, इंट्रा फर्म करते हैं, किस तरीके से हुआ। एक तो होता है खुद ही की फर्म का पास्ट रिकॉर्ड से हमने कंपैरिजन कर लिया, अगर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो ही ये कर पाएंगे हम। और अगर कोई और दूसरी फर्म से हमें कंपेयर करना है तो हमने कंपेयर कर लिया, तो ये होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी की वजह से। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मैंने बताया था आपको कि दीज आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम। इसके अंदर हमने बताया था अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं, अपन ने देखा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट था अकाउंटिंग कन्वेंशंस, दे आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, अपने हिसाब से हम बेस्ट से बेस्ट मेथड उसमें लगाने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे वो एसएलएम और डब्ल्यूडीपी वाला मैंने बताया। फिर आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स था ही, वो अपने जीएएपी पढ़ा था, तो ये जनरली एक्सेप्टेड रहते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये सेम चलते हैं। कुछ जगह थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंट्री वाइज फर्क आ सकता है, लेकिन इन ऑल अगर ये देखेंगे तो हम ये सेम चलते हैं। ठीक है, किस तरीके से होते हैं ये, द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूजुअली डिपेंड्स ऑन हाउ इट मीट्स थ्री क्राइटेरिया। ये तीन क्राइटेरिया को मैच करना चाहिए। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसलिए बोले गए हैं क्योंकि तीन क्राइटेरिया मैच करते हैं। एक तो होता है रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या होता है, दे आर रेलेवेंट इफ द रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन that is useful to the users of accounting information। अब मान लीजिए कि हम कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वो रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट इन द सेंस कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग का जो यूजर है उसको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो लास्ट में जब P&L और बैलेंस शीट बन के आती है तो उसके लिए वो इतनी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए कि कोई भी जो डिसीजन होगा, जो मैनेजमेंट जो देखेगा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में देखेगा तो उसे ले पाए। कल को मान लीजिए रेलेवेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हमने 50,000 रुपए का खर्चा किया है, कंपनी ने 50,000 रुपए का खर्चा कर दिया, और जबकि उसका रेवेन्यू आ रहा है 50 करोड़ रुपए, जो 50 करोड़ रुपए कमा रही है एक तरीके से, और 50,000 रुपए का खर्चा किया है। 50,000 रुपए के खर्चे को हमने किस तरीके से दिखाया, हमने हर एक छोटा छोटे जो चीजें हैं वो बांट बांट करके दिखा दी। अब जो लास्ट में जब वो जो कंपनी का ओनर है वो देखता है अकाउंटेंट को, बोलता बोले ये आपने क्या किया है, मतलब आपने 50,000 रुपए खर्चे को 500 ये 1,000 ये 2,000 ये 3,000 ये, इससे तो बढ़िया आप मेरा इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जगह आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके इससे दिखा दें। क्योंकि जो 50 करोड़ का आदमी होगा उसको 50,000 रुपए से फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन उसका टाइम उससे ज्यादा कीमती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है या नहीं है। अगर किसी ने चाय पानी पे खर्चा कर दिया तो 50,000 रुपए का इन्फॉर्मेशन कोई मायने नहीं रखती उसके लिए। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज अगर कभी बीच में कंपनी शटडाउन होती है, लॉकडाउन लगता है, कोई शटडाउन हो गई या कोई स्ट्राइक हो गई और उस वजह से वो 50,000 का नुकसान हुआ है, तो उसको वो मायने रखता है कि ये 50,000 का नुकसान लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया। अगर लॉस बाय फायर है तो मान लीजिए कोई आग वाग लग गई और उसकी वजह से 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो उस कंपनी के ओनर के लिए मायने रखता है, क्योंकि इसके डिसीजन मेकिंग को ये अफेक्ट कर सकता है। वो ये ध्यान रखेगा कि 50,000 रुपए का नुकसान मुझे फायर की वजह से हुआ है, मतलब हमारी फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर फायर सिक्योरिटी, फायर अलार्म नहीं है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर नहीं है, इस वजह से वो नुकसान हुआ है। तो वो चीज उसके लिए मायने रखती है। अगर वो वाला केस होता है तो हम उसे दिखाएंगे। अगर वो जनरल छोटा मोटा खर्चा है उसके लिए तो हम उसे मिसलेनियस में दिखाएंगे, क्यों उसका टाइम वेस्ट करेंगे अगले का। तो ये आप ध्यान रखें कि ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दे आर ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस ऑफ द पर्सन्स प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि ये एकदम ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को मान लीजिए हमने खुद के पर्सनली किसी प्रॉफिट या लॉस को कम ज्यादा करने के लिए उसमें अकाउंट्स में छेड़छाड़ कर दी हो, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज होता है फीजेबल। फीजेबल का मतलब ये कि कल को मान लीजिए कि हमारा खर्चा है 100 रुपए का, अब उस 100 रुपए के खर्चे को हम नोट डाउन 50 जगह करते हुए आ रहे हैं और उसकी वजह से हमारे और 1,000 रुपए का एक्सपेंस लग गया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फीजेबल होना चाहिए। एक्चुअली जो खर्चा होता है वो हम जब बिजनेस से कमा रहे होते हैं तो ही तो खर्चा करेंगे। ये तो है नहीं कि हम खर्चा नोट डाउन करने के लिए भी और एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो बहुत ज्यादा, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो इफ दे कैन बी अवॉइडेड विदाउट एनी अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हुए नहीं होना चाहिए जो कॉस्ट को इतना ज्यादा बढ़ा दे कि उसके खर्चे लिखने की कॉस्ट उससे जो खर्चा है उससे ज्यादा आ जाए। कल को मान लीजिए 100 रुपए का खर्चा है और उसको जो खर्चा लिखने वाला है उसके लिए हमने 1000 रुपए का आदमी रखा हुआ है कि जो 100 रुपए का खर्चा लिखे, तो ये चीज इसमें गलत हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। एक तो मैनमेड है, फ्लेक्सिबल है और जनरली एक्सेप्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ऑफ अजम्पशंस, हम इन्हें कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस भी बोल सकते हैं। इसमें ये तीन मेन आते हैं। तीन मेन में सबसे पहला आता है गोइंग कंसर्न। देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, हम ये मानते हैं कि जब भी हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम आगे तक चलते रहेंगे, कभी भी बंद नहीं करेंगे बिजनेस को। आगे तक बंद नहीं करेंगे का क्या मतलब होता है कि कल को मान लीजिए कि आप ये सोचें कि आज हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अगले साल हम इसको बंद कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम ये मान के चलते हैं कि हम इसमें बिजनेस आगे तक करते रहेंगे। और दूसरी चीज, हम सेम लेवल पे काम करेंगे या इससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये नहीं सोचते कि आज हमने 100 करोड़ का जो रेवेन्यू किया है तो अगले साल हम सेल 50 करोड़ की करेंगे, उससे अगले साल 25 करोड़ की करेंगे। क्या कोई ऐसा सोचता है? नहीं सोचता। हमेशा आदमी ये सोचता है कि आज हमने अगर 100 करोड़ किया है तो कल 125 करोड़ करना है, परसों 150 करोड़ रुपए करना है रेवेन्यू। इस तरीके से आदमी सोच के चलता है कि उसको काम धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर सेम स्केल भी रहे तो भी चलता है, लेकिन बढ़ाना है, लेकिन कम करने के हिसाब से कोई नहीं सोचता। तो ये जो कंसेप्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न अजम्पशन या फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए क्या लिखा है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन। सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग मानते हैं। हमने याद है बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो सेकंड चैप्टर था उसके वीडियो में पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो फिक्स्ड एसेट पे लगता है, जो हमारे फिक्स एसेट है वो हमने खरीदे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जो हमने रोज जो गुड्स खरीद रहे बेच रहे हैं, गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री बोल लो, अपन कुछ भी बोल लो, इसे हम जो इस पे जिस चीज का बिजनेस करते हैं उस पे अगर खर्चा कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इस तरीके से होता कि हम लोग ये मानते हैं कि हम बिजनेस इसी साल कर रहे हैं, इसी साल बंद कर देंगे, तो आपको लग रहा है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग अलग अलग करते? नहीं करते, क्योंकि अपन ने इसमें पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? 12 मंथ्स पीरियड का होता है, जो एक साल के अंदर हम लोग मानते हैं कि कैश में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाला तरीके का एक्सपेंडिचर होता है ये। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? वो हम लोग इसको डिवाइड करते थे कि जैसे मान लीजिए हमने कोई मशीनरी खरीदी जो 10 साल चलेगी, अगर 10 साल हम उसकी लाइफ मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 लाख की मशीन है, हम लोग इसको मान रहे हैं कि वो 10 इयर्स तक चलेगी, तो हमने क्या किया था? उस पर डेप्रिसिएशन लगाया था, हर साल 1-1 लाख रुपए में बांट दिया था। तो 1 लाख रुपए इस साल खर्चा किया, 1 लाख अगले साल, एक एक करके हम लोग ऐसे 10 साल तक उसको चलाए थे। ठीक है, अगर यही चीज होता कि बिजनेस इसी साल हम लास्ट बार कर रहे हैं और अगले साल हम बंद कर देंगे, तो आपको लग रहा है कि यार 10 लाख रुपए को हम 10 साल तक बांटते, हम लोग उसको इसी साल खत्म कर देते, तो पूरे 10 लाख की 10 लाख सेम टाइम का एक्सपेंडिचर हो जाता, सेम ईयर का हो जाता। ठीक है, अगर ये सेम ईयर का एक्सपेंडिचर होता तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट होता। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग अलग अलग थोड़ी करते। ठीक है, तो ये इस तरीके की इस अकाउंटिंग कंसेप्ट की वजह से ही हम कैपिटल और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग बांटते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड दे आर डेप्रिशिएटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसमें दो चीजें ध्यान रखना, एक तो बिजनेस हमेशा चलता रहेगा फॉर फोरसेबल फ्यूचर, कंटिन्यू फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर, एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट है एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस, ये सेकंड पॉइंट है। ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट्स आप एक बार दिमाग में रखना कि हम लोग सेम लेवल पे काम करेंगे या उससे ऊपर में ही काम करेंगे। हम कभी भी ये सोच के काम नहीं करेंगे कि ठीक है बिजनेस चलता रहेगा लेकिन अगले साल कम हो जाएगा, हम ये भी नहीं सोचेंगे। बिजनेस चलता भी रहेगा, सेम लेवल पे चलेगा या उससे ऊपर ही जाएगा, हम ये सोच के काम करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या होता है कि हमने जैसे एक बार जो पॉलिसी, एक बार जो मेथड फॉलो कर लिया, हम उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे
हम वही सेम चीज आगे तक फॉलो करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन, मान लीजिए एक साल हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगा दिया, तो अगले साल हम उसका मेथड को चेंज नहीं कर सकते कि हमारे को प्रॉफिट या लॉस कम ज्यादा करने में आसानी रहेगी तो हम उसके लिए मेथड चेंज कर दें, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे वही 10 लाख रुपए वाली मशीनरी का अपन एग्जांपल एक बार ले लेते हैं। मान लीजिए 10 लाख रुपए की मशीनरी हमने खरीदी। मशीनरी अपनी क्या होती है? मशीनरी होती है अपना फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट पे हमें डेप्रिसिएशन भी लगेगा, ओके, डेप्रिसिएशन भी हमने लगा लिया। डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का पता कैसे लगेगा हमें? कि हमें पहले यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी पता होनी चाहिए। मान लीजिए 10 लाख की मशीन हमारे 10 इयर्स तक चलेगी, 10 इयर्स चलेगी, तो हमारे पास में अब मेथड कौन कौन से हैं? दो मेथड है हमारे पास डेप्रिसिएशन लगाने के। एक बार मैं अभी वैसे ही समझा रहा हूँ, इसका पूरा की पूरा चैप्टर है आगे, एक बार सिर्फ छोटे से एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेलिंग में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और एक होता है WDV मेथड। दो मेथड्स होते हैं इसमें, SLM और WDV। SLM मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है, SLM में तो हम फिक्स्ड अमाउंट माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन की जैसे हर साल, और WDV में क्या होता है, हम फिक्स्ड परसेंटेज माइनस करते हैं ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब हर साल जो कम होती जा रही है उसके ऊपर जो होगी वो लगाएंगे। तो देखिए फिक्स अमाउंट क्या है, जैसे मान लीजिए 10 साल चलेगी, 10 साल बाद वो मशीन जीरो हो जाएगी, तो हमने क्या किया, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, तो हर साल हम 1 लाख रुपए इसमें डेप्रिसिएशन लगा देंगे, ठीक है। मतलब मशीनरी अगर पहले साल आप मान लीजिए कि हमने 10 लाख रुपए की है, तो दूसरे साल वो 9 लाख की हो जाएगी, 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे। तीसरे साल वो 8 लाख की हो जाएगी, ठीक है, 1 लाख रुपए फिर कम हो गए। ये इस तरीके से होता है। और फिर अगर मान लीजिए हमें WDV पे लगाना है, हमने मान लीजिए इसमें लगा लिया WDV में 10% हर साल हम लोग माइनस करेंगे। मतलब पहले साल वो मशीन जो है वो 10 लाख रुपए की है, दूसरे साल वो मशीन 9 लाख रुपए की है, अभी तक तो फर्क नहीं आया, 1 लाख रुपए माइनस हो गए। तीसरे साल वो मशीन कितने की होगी, तीसरे साल वो 9 लाख का 10% माइनस हुआ, मतलब 8,10,000 रुपए की वो मशीन होगी, ठीक है। क्योंकि 9 लाख का 10% कितना हुआ, 90,000 डेप्रिशिएट होगी, 9 लाख में से 90,000 गए तो 8,10,000 बचे। अब उसके अगले साल जो होगा चौथा साल, 8,10,000 का 10% होगा तो माइनस का 81,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लग जाएगा इस पे, 81,000 ही डेप्रिसिएशन लगेगा। जबकि पहले साल कितना लगा था, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा था, ठीक है। दूसरे साल 90,000 लगा, तीसरे साल 81,000 ही लगा, तो डेप्रिसिएशन वैल्यू कम होती जा रही है। SLM के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, SLM के अंदर हर साल फिक्स लग रहा है, फिक्स अमाउंट लग रहा है, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए लग रहा है, ठीक है। अब देखिए फर्क समझिए, कल को मान लीजिए हम लोग एक साल इसको अपन कर रहे हैं, मान लीजिए इस पे कर रहे हैं हम SLM पे, SLM के हिसाब से पहले साल हमने 1 लाख रुपए का खर्चा दिखा दिया, डेप्रिसिएशन है तो 1 लाख रुपए का खर्चा है, हमने SLM पे कर दिया। दूसरे साल क्या किया हमने, फर्स्ट ईयर तो हो गया, सेकंड ईयर क्या किया, सेकंड ईयर हमने सोचा कि इस बार हम वापस 1 लाख का खर्चा दिखाएंगे, हमारा प्रॉफिट तो वैसे भी बहुत कम आ रहा है, एक काम करते हैं इसे WDV में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो WDV में अब कितना हो गया, 90,000 रुपए का ही खर्चा रह गया, पहले 1 लाख का खर्चा था, अब 90,000 रुपए का खर्चा रह गया। तो एक तरीके से हमने इनकम को, हमारी जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा दिया। सिर्फ हमने ये SLM से WDV में अगर हमने शिफ्ट किया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, क्योंकि 10,000 रुपए हमने यहाँ पे बचा लिए ना, डेप्रिशिएट होना चाहिए था, 1 लाख रुपए माइनस होने चाहिए थे, जबकि 90,000 ही माइनस करे खर्चे में, तो 10,000 रुपए हमने बढ़ा लिए, तो ये प्रॉफिट हो गया हमें एक तरीके से। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। हमने अगर शुरू में बोल दिया कि हम SLM फॉलो करेंगे तो हम SLM ही फॉलो करेंगे, अगर हमने शुरू में बोल दिया कि हम WDV फॉलो करेंगे तो पूरे टाइम उसको WDV 10 साल तक WDV मेथड ही फॉलो करके माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, इसलिए इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हम नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं होता, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। एग्जांपल क्या है, two method of charging depreciation, वही WDV and SLM are equally acceptable under the assumption method once chosen and applied should be applied consistently year after year to make the financial statements comparable, ठीक है। चलिए अब ये वाली चीज समझ में आ गई। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं।
अब देखिए, अब हम आ गए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है? एक्रूअल कंसेप्ट और एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल कंसेप्ट और एक्रूअल अजम्पशन क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि जो भी टाइम में हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, मान लीजिए हम लोगों ने कोई रेवेन्यू हमारे पास में आया, रेवेन्यू का मतलब हमने कोई सेल करी। सेल किस दिन करी? हमने सेल करी है मान लीजिए 20th ऑफ मार्च को 2025 को, और जो पैसा हमारे पास आया है मान लीजिए 20th जून 2025 को आया है। ठीक है, तो इसके बीच में हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने पड़ गए, 31 मार्च आ गया था बीच में। तो अब ये जैसे मान लीजिए सेल हमने इस दिन करी है, ठीक है, तो किस दिन हमें ये अगले वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ सेल, या इस वाले फाइनेंशियल ईयर में करेंगे? तो देखो बच्चों, हम लोग इसे इस वाले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सामान तो हमने दे दिया। जो सेल है वो हमने किस दिन कर दी? 20 मार्च को कर दी। हमने जो डिलीवरी है सामान की वो दे दी इस दिन। अगर हमने ये सामान इसको दे दिया है इस दिन, तो 20 जून को तो सिर्फ पैसा आ रहा है, ये जो मनी है हमें इस दिन रिसीव हो रही है। तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि ये किस दिन रिसीव हो रही है। हमने जिस दिन सामान दे दिया, एक तरीके से हम उस दिन उससे रुपए मांगने के लिए लायबल हो गए, हम हकदार हो गए उससे पैसे मांगने के। वो एक्चुअल में उसकी लाइबिलिटी बनती है हमें पे करना। हम किसी भी समय पैसे मांग सकते हैं 20 मार्च को, अगर हमने इसको सामान दे दिया तो इसलिए सेल को हम इसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे, 20 मार्च को ही रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि जैसे वही सेम चीज है एक्सपेंसेस के केस में। एक्सपेंसेस के केस में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि हमने किसी से कोई सामान उधारी में लिया, क्रेडिट में हमने परचेज करी, क्रेडिट परचेज करी, और हमारे पास सामान किस दिन आ गया? मान लीजिए वही सेम 20 मार्च को आ गया, 20 मार्च 2025 को सामान आ गया। हमने पेमेंट किस दिन किया? 20 जून को करा। हमने पेमेंट किसी भी दिन कराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सामान हमारे पास 20 मार्च को आ गया तो हम उसी समय इसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपने अकाउंट्स में। तो ये देखिए 20 मार्च को हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया। और ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं? एक्रूअल कंसेप्ट। जिस भी दिन, अब जैसे मान लीजिए 20 मार्च को उसने हमें सामान भेज दिया, जो हमारा क्रेडिटर है उसने हमें 20 मार्च को सामान भेज दिया। अब वो पैसे तो मांगने के लिए हकदार हो गया, अब उसकी अब हमारी लायबिलिटी बन गई कि हम उसे पे करें। जिस दिन हमारी लायबिलिटी शुरू हो गई उसी दिन हमें उसको एज अ परचेज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं। अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। जिस भी दिन जो है ट्रांजैक्शन एंटर हो जाएगा उस दिन ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, सेटलमेंट के वेट नहीं करेंगे। एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि मनी हमने किसी भी दिन दी हो या ली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस भी दिन लाइबिलिटी बन गई हमारी, अगर हमें पे करना है तो हमारी लायबिलिटी बन गई, या सामने वाले को हमें पे करना है तो उसकी लायबिलिटी बन गई, तो उसी दिन हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रेवेन्यू जो है जिस दिन रियलाइज होएगा हम उसी समय रिकॉर्ड कर लेंगे। और व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विसेज आर रेंडर्ड। हमने सेल कंप्लीट कर ली, एक तरीके से सामान तो दे दिया, सर्विसेज हमारी रेंडर कर दी। इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। वही चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे अपने सेल के केस में। एक्सपेंसेस का देख लें, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन व्हिच द रेवेन्यू रिलेटेड टू इज रिकॉग्नाइज्ड वेदर पेड इन कैश और नॉट। हमने इससे कैश पे किया है चाहे नहीं किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हमारे पास सामान आ गया तो हम उसी समय ही हमारे एक्सपेंसेस को रियलाइज कर लेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को एक बार यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए वैसे भी मुझे लगता है थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा हो गया होगा, तो आप अभी तक जो भी पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले चैप्टर्स आपको और फटाफट आसानी से हो जाए। बाकी ज्यादा टाइम तो अपना थ्योरी चैप्टर बाकी नहीं बचा है, 2-4 वीडियोस के अंदर अपन थ्योरी जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप थ्योरी जरूर ढंग से पढ़िएगा, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर आपको वीडियो सही में पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की कोशिश करूं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।